गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की जो परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। आपके 80 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा, समय 3 घंटा रहेगा। और ये जो जारी किया गया प्रश्न पत्र है ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए तैयार किया गया है। और यहाँ पर आपको मैं साथ में ब्लूप्रिंट भी बताऊँगा। देखिए ब्लूप्रिंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, इकाई वार वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कितने अंक का दिया हुआ है, टोटल हमारे पास दिया हुआ है कि 32 अंक का। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सभी आपकी एग्ज़ाम में 32 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना तय है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आना निश्चित ही है। ठीक है, यदि आप सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब पर कोई चैनल की कोई यूट्यूबर आपको ओरिजिनल पेपर दिला दे या वही पेपर दिला दे जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाला हो, तो ये फ्रेंड्स असंभव है। और ये सुनकर हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे छात्र मेरा वीडियो देखना बंद कर दे और वे दूसरा यूट्यूब पर वीडियो सर्च चालू कर दे कि कोई ओरिजिनल पेपर आपको प्राप्त हो जाए, तो ऐसा असंभव है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो आप देखें। और यहाँ पर सभी वे सवाल दिए गए हैं जो कि आपकी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं सवाल। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो 80 अंक का आपका क्वेश्चन होगा और 20 अंक जो है आपके प्रोजेक्ट के आधार पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में देखिए हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है कि 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो 96 और 404 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर 12 और 15 का HCF कितना होगा, तो 12 और 15 का HCF 3 होगा, क्योंकि HCF का मतलब है कि दोनों संख्या में भाग जाना चाहिए उसका। ठीक है, तो 3 होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 और LCM 8 है, तो उनका HCF क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, HCF का मतलब LCM गुणित HCF, ये सूत्र होता है कि LCM गुणित HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या A और B है तो A और B का गुणनफल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ संख्या दिया हुआ है का गुणनफल 32 दिया हुआ है और LCM और HCF LCM दिया है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणित HCF बराबर 32। तो 32 से कटेगा 4 बार तो HCF आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 4 और 7 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं 1 के अलावा, तो आंसर हो जाएगा 1। फिर किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा, तो ये होगा सम पूर्णांक बोला है। ठीक है, तो ये होगा 2m रूप का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। तो LCM और HCF का जो अनुपात होता है ये होगा 12:1 होगा। ठीक है, फिर भाज्य रिक्त स्थान, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। फिर है 8, 9, 25 के HCF का मान होगा। तो देखिए इनमें से कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए इनका जो गुणन HCF होगा ये 1 होगा। अगला है दो सत्य असत्य छांटिए। तो दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। इसके लिए A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा है बराबर है R से और R छोटा है बराबर है छोटा है B से, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो फ्रेंड्स ये भी सत्य है। अब नेक्स्ट अध्याय के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लिखा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला हमारे पास दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद x² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणित बीटा क्या होगा। तो अल्फा गुणित बीटा होगा c/a। फिर है अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा क्या होगा दूसरे में, तो अल्फा धन बीटा होता है ऋण b/a। ठीक है, मूलों का योगफल ऋण b/a। फिर है रेखीय बहुपद x धन b का शून्यक होगा। तो x धन b का शून्यक होता है फ्रेंड्स ये, इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा ऋण b/a, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर बहुपद x² ऋण 3 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक होंगे, इसको बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा धन ऋण वर्गमूल 3, x का मान आएगा।
फिर प्रश्न 5 है, बहुपद x स्क्वायर धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। तो ये हो जाएंगे ऋण 2 और ऋण 5। फिर x धन 1 गुणित x स्क्वायर ऋण x पर 4 की घात धन 1 के लिए घात होगी। तो देखिए इसका गुना इसमें करेंगे 3 की घात, यहाँ 2 की घात और यहाँ होगी 5 की घात। सबसे बड़ी घात जो होती है बहुपद की घात होती है, तो ये उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद में 7वां दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 और 4 हो तो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर ऋण 1 ऋण 12। अगला दिया हुआ है किसी बहुपद के लिए शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। तो एक इसका ग्राफ जो है इस तरीके से इस एक अक्ष को जितने जगह काटता है उतने इसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ हो जाएगा एक अक्ष पर। फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है हमारे पास कि रेखीय बहुपद x धन b का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक होगा ऋण b/a। फिर दो बहुपदों का गुणनफल एक खालिस्तान होता है, तो ये भी होगा एक बहुपद। ठीक है, उसके बाद है x स्क्वायर धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग होता है ऋण b/a और यहाँ पर ऋण b, तो 4/1, तो ऋण 4 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद लिखा है इसमें x स्क्वायर ऋण 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल खालिस्तान होगा। गुणनफल होता है फ्रेंड c/a। c का मान यहाँ 8 है और a का मान 1 है, 8/1 बराबर 8। 5वां दिया यदि बहुपद के ऋण 1 गुणित x स्क्वायर धन के x धन 1 का शून्यक ऋण 3 हो तो k का मान क्या होगा। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ऋण 3 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ यदि ऋण 3 रखे और इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k ऋण 1 गुणित ऋण 3 का वर्ग, मतलब ये हो गया 9 और धन ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 के ऋण 9 ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। और देखिए 9 के में से 3 के गया तो क्या बचेगा 6 के, और ऋण 9 में से 1 गया तो ऋण 8 धन ऋण 8, इधर आके धन 8 और इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा के का मान 4/3। फिर है सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में और एक वाक्य में उत्तर। सत्य असत्य में देखिए पहला हमारे पास दिया हुआ है बीजी व्यंजक x स्क्वायर ऋण 2 वर्गमूल x धन 7 एक बहुपद नहीं है, तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि x पर वर्गमूल लगा है, ये बहुपद नहीं है। फिर शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये असत्य होगा। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये सही है। फिर n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक होते हैं, ये भी सही है। फिर रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, इसका उत्तर आ जाएगा 2। त्रिघात बहुपद की घात हो जाएगी 3। फिर दिया हुआ है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यकों की संख्या फ्रेंड्स एक अक्ष को जितने बार ग्राफ काटता है उतनी होती है। यहाँ 2 बार काटा है ग्राफ को, इसीलिए इसकी संख्या 2 होगी। आप नेक्स्ट अध्याय के देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए अगला अध्याय क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स यदि ये चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, द बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल्य समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा। देखिए जो विविक्तिकर होता है, विविक्तिकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर ऋण 4ac, और जब इसका मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए। इन्हें समीकरण एक्स स्क्वायर धन 1 ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसके देखिए यहाँ मूलों की प्रकृति पूछा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान यहाँ पे 1 है तो 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित a गुणित c का मान ऋण 1। इस ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन 1 धन 4 बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, उत्तर आ जाएगा 5। तो डी का मान हो गया 5 जो कि बड़ा है 0 से, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और भिन्न होंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न 3 है हमारे पास कि
किसी द्विघात समीकरण में चर अधिकतम घातु होती है। तो देखिए द्विघात समीकरण है तो अधिकतम घात 2 की होगी। फिर है द्विघात समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 का व्युत्तर होगा, तो इसका जो व्युत्तर होगा b² माइनस 4ac होगा। फिर है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो इसको आप इस सूत्र में मान रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। फिर है द्विघात समीकरण कितने के मूल होंगे, तो इसको भी फ्रेंड्स यहाँ रख के आप हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिक्त स्थान और सत्य असत्य। रिक्त स्थान में दिया है कि px बराबर 0 जहाँ x घात 2 बहुपद खालिस्तान कहलाएगा, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। फिर है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। समीकरण इतने के मूल होंगे x ऋण 3 गुणित x धन 4 के मूल होंगे। देखिए इसके जो मूल होंगे तो यहाँ ऋण 3 दिया हुआ है तो एक मूल धन 3 हो जाएगा, और ये धन 4 दिया है तो दूसरा मूल ऋण 4 हो जाएगा। फिर यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्तिकर का मान होगा, देखिए वास्तविक और समान मूल है, विविक्तिकर का मान होगा d बराबर 0। फिर द्विघात समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 के विविक्तिकर का सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा विविक्तिकर का मान। फिर है सत्य असत्य। एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं, ये असत्य है क्योंकि 2 से अधिक मूल नहीं हो सकते। फिर है समीकरण x गुणित x ऋण 1 बराबर 0 के मूल 0 और ऋण 1 होंगे, ये फ्रेंड्स असत्य होगा कि 0 और धन 1 होंगे मूल इसके, क्योंकि यहाँ ऋण 1 है तो मूल धन 1 होगा। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए ये असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया। अगला दिया हुआ है x² ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे, तो मान रख देते हैं d बराबर b² मतलब ऋण 4 का वर्ग ऋण 4ac, a का मान 1 गुणित c का मान 4, तो ये हो गया 16 ऋण 16 बराबर 0, तो मूल समान होंगे, ये सत्य है। फिर है चौथा कि x धन b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, ये असत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि 32 अंक के आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और पूरे ऑब्जेक्टिव तैयार करके जाएं। फिर चौथा है एक शब्द में या वाक्य में उत्तर लिखिए। समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 में मान b² ऋण 4ac क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विविक्तकर, ठीक है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान कितना होगा, ये होगा 0। विविक्तिकर का मान ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये होगी काल्पनिक। फिर है यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और असमान, क्या जाएगा वास्तविक और असमान, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट अध्याय का देखते हैं। देखिए अगला अध्याय निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो देखिए पहला द्विघात समीकरण है, तीसरा भी द्विघात समीकरण है, दूसरा भी द्विघात समीकरण है क्योंकि 2 की घात है, और ये चौथा है 2 चरों में रैखिक समीकरण, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। फिर है दूसरा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो रैखिक समीकरण हमारे पास ये 2 दिए हुए हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का क्या होगा, तो देखिए जब ये कंडीशन होती है तो एक अद्वितीय हल होता है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला दिया हुआ है यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो फ्रेंड्स जब ये पहले 2 अनुपात बराबर होते हैं और लास्ट वाले बराबर नहीं होते, ऐसी कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। फिर है जब तीनों अनुपात बराबर हो तो कैसा हल होगा, तो तीनों अनुपात बराबर होने पर अनंततः अनेक हल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त है, तो अद्वितीय हल होने के लिए होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2।
छठवां दिया हुआ है कि कोई भी हल नहीं होने की शर्त, तो कोई भी हल नहीं होने की शर्त होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसके बाद सातवां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण में अनंततः अनेक हल होने की शर्त, तो तीनों जब अनुपात बराबर होते हैं तो अनंततः अनेक हल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास समीकरण खालिस्तान कि 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो और y बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 1 रख दें हम तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो y का भी मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 1। अब दूसरा दिया हुआ है, हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है और इसमें a b c वास्तविक संख्या है, तो a और b शून्य नहीं है, तो चर x और y में खालिस्तान समीकरण है। तो क्या समीकरण है ये, एक दो चर में रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण। तीसरा दिया हुआ है कि समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 रखे तो k का मान क्या होगा। देखिए x बराबर हम 2 रख दे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन y बराबर 1 रखे तो 4 और 1 5 होगा, तो k का मान आ जाएगा 5। फिर सत्य असत, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। देखिए दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है, इसके अनेक हल होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि रैखिक समीकरण में प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु होता है, तो ये भी सत्य है। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।